देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। 24 घंटे में भारत का के 52% केस अकेले केरल से आ रहे हैं। 29 मई के बाद केरल से मरीजों की सबसे बड़ी संख्या यहां देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन में अव्वल केरल में बढ़ते केस से टेंशन बढ़ गई है कि अगर वैक्सीनेशन के बावजूद यहां केसेस बढ़ रहे हैं तो वजह क्या है और फिर पूरे देश में क्या होने वाला है। और अगर इसको आपको और पर्सपेक्टिव में देखना है तो जरा ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए और उसके बाद हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। केरल में बढ़ते संक्रमण के मामले, कोरोना की तेज रफ्तार, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बकरीद में बढ़ते हुए मामलों के दौरान छूट मिलना, क्या यह उसके लिए जिम्मेदार है? क्या बकरीद के दौरान छूट उसके लिए जिम्मेदार है? क्या उसी दौरान मंदिर दर्शनों में जो पहले संख्या थी उसके हिसाब से बढ़ा दिया गया था संख्या को दर्शनार्थियों की, क्या वो उसके लिए जिम्मेदार है? क्या उसी दौरान फिल्म की धारावाहिकों की शूटिंग के लिए जो छूट दी गई थी केरल सरकार की तरफ से, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या तब जब लॉकडाउन जरूरी था आपने कैटेगरीज में बांटकर लॉकडाउन ए बी सी डी, 5% संक्रमण तो ए, और अगर वो पहुंच जाए 20% तक तो डी कैटेगरी, अगर उसी हिसाब से आपने सख्त या मॉडरेट लॉकडाउन लगाया था उस दौरान ये छूटें आपने दी, क्या ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? रोक सको तो रोक लो, हम क्यों कह रहे हैं जरा देखिए कोरोना की रफ्तार। नए केसेस 5,78,416, मौतें 9,474, ये दुनिया का आंकड़ा है। अब जरा आइए भारत में, नए केसेस एक दिन में 42,971 और इसमें मौतें 640। हम भूलते जा रहे हैं कि दूसरी लहर अभी तक गई नहीं है। नए केसेस केरल 22,129, देश भर में कितना है? देश भर में है 42,971 और इसका लगभग आधा नए केस केरल 22,129, मौतें 156। दुनिया का लगभग 3.8% केसेस के हिसाब से केरल में आ रहा है। दुनिया का केरल में आ रहा है। केरल जहां की आबादी 3.25 करोड़ है, वहां से दुनिया का 3.8% केस आ रहा है और भारत का करीब 51.4, मतलब लगभग 52% केसेस केरल से आ रहे हैं। अब जरा यह भी देख लीजिए, ये जानकारी आपको मामले को परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद करेगी। केरल में कोरोना विस्फोट क्यों, जरा वो भी देख लीजिए। नए केस, मौत वहां के बड़े इलाकों के हिसाब से देख लीजिए। मलप्पुरम नए केस 4,037, मौतें 12। त्रिशूर नए केस 2,623, मौतें 17। कोझिकोड नए केस 2,397, मौत 21। इधर आ जाइए, एर्नाकुलम नए केसेस 2,352, मौतें 12। नए केस पलक्कड़ में 2,115 और मौतें 13। 24 घंटे का आंकड़ा है ये। क्या केरल मॉडल फेल हुआ? केसेस के हिसाब से, डेथ्स के हिसाब से समझने की कोशिश। और यहां जरा देखिए, तारीख वार देखिए, 8 जून, 18 जून, 27 जून। अगर आप ये देखेंगे लगभग 10-10 दिनों के अंतराल में मौत और डेथ्स, इनको आप कंपेयर करता हुआ ये ग्राफ देखेंगे तो 15,567 केसेस 8 जून 2021 को, 124 मौतें। 18 जून 2021 को 11,361 केसेस, 90 मौतें। 27 जून 2021 को 10,905 केसेस, 62 मौतें। अभी आगे चलिए, इसको आगे बढ़ाइए और इसमें नेक्स्ट दिखाइए। अब इस ग्राफ को आगे ले जाते हैं। 8 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आते हैं, एक दिन पहले, आज के एक दिन पहले तक। 8 जुलाई, 18 जुलाई, 27 जुलाई, फिर वो 10-10 दिनों का अंतराल। आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। 13,772 केसेस, 142 मौतें। 13,956 केसेस, 51 मौतें। 22,129 केसेस, 19, 20, 21 जुलाई की ये वो 3 तारीखें जब छूट दी गई थी लॉकडाउन में। उन्हीं वजहों का हवाला देते हुए फिल्म की शूटिंग, मंदिरों में दर्शनार्थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह बकरीद में छूट। 22,129 केसेस, 156 मौत। 4 दिन से 14 दिन लगते हैं इंक्यूबेशन में केस को सामने आकर रिफ्लेक्ट करने में। क्या उस दौरान जो छूट मिली उसकी वजह से ये केसेस सर्ज नहीं कर गए? कोरोना रफ्तार तो क्या बकरीद जिम्मेदार? जरा इस हिसाब से इसको देखिए। 18 जून 2021, 27 जुलाई 2021, जून से जुलाई तक में लगभग एक महीने में देखिए यहां पर 38,330 केस, 13,956 केस। भारत और केरल का अगर देखेंगे तो 36% केरल कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहां आ जाइए, 27 जुलाई 2021 भारत के 42,971 केस और 22,129 अकेले केरल से। 52% संक्रमण सिर्फ केरल से 10 दिनों में। नए केस 16% तक बढ़े हैं। क्या संक्रमण का यह उछाल यह इशारा नहीं कर रहा है कि लापरवाही हुई है? और क्या यह लापरवाही संक्रमण के दौरान तुष्टिकरण की वजह से हुई है? आज इस चर्चा की शुरुआत में विवेक श्रीवास्तव जी से करना चाहूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी। जी जी
देखिए, पहली चीज़ है दिनेश जी, मैं आपको समझा दूं, अगर मार्क्सवाद यहाँ पढ़ा है किसी ने पैनल के ऊपर, तो मार्क्सिस्ट किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। मार्क्स ने बड़े क्लियरली बोला है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, सो वी डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी। और हम कहते हैं आप अपना धर्म पालन करिए, चर्च जाइए, नमाज पढ़िए, मंदिर जाइए, अपने घर में रिलीजन को रखिए, पॉलिटिकल लाइफ में धर्म को मत लाइए। ये तो कम्युनिस्टों का और मार्क्सवादियों का पहला एजेंडा है, इसलिए तुष्टीकरण का तो कहीं सवाल उठता ही नहीं है। प्रॉब्लम केरल में थी इकोनॉमिक, प्रॉब्लम ये थी कि बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ कोविड पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर इकोनॉमी पूरे देश की खराब हुई है। हर लोगों के पास काम धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरियों से लोगों को निकाला गया है, किराए का पैसा नहीं है, लैंडलॉर्ड माफ़ नहीं कर रहा है किराए। ये सारी चीज़ें एक समस्या है जो नेशनल लेवल पे है, ये केरल में भी थी। तो ये एक रास्ता निकाला जा रहा था कि कंट्रोल्ड तरीके से, सेफ तरीके से ऐसी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर हम अलाउ करें जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन पब्लिक के लिए हो, तो ये एक वजह थी उसका। अगर ये बकरीद के बजाय रक्षाबंधन होता तो भी शायद 1 या 2 दिन के लिए रियायत दी जाती, उसके बदले दिवाली की शॉपिंग होती तो भी शायद 1 या 2 दिन के लिए रियायत दी जाती। तो इसको कृपा करके पहली चीज़ तो ये है कि बकरीद और मुसलमानों से ना जोड़ें और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को टारगेट ना किया जाए जो मीडिया कर रहा है। ये कोई पहली बात। दूसरी बात जो है, अगर केरल की आप जनसंख्या देखेंगे तो वो लगभग 2 या 3% है पूरे हमारे देश का। उसके अंदर से मात्र 15 से 17% मुसलमान हैं, जिसके अंदर अगर 3 दिन की हमने शॉपिंग अलाउ करी तो उस एक्टिविटी को आप कुंभ मेले की एक्टिविटी से या कांवड़ यात्रा से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट इन केसेस में ज़्यादा था। 85% हिंदू हैं इस देश के अंदर, 14.5% अगर मुसलमान मानते हैं माइनॉरिटी। तो आप सोचिए जो हमारे पर्व हैं, मैं भी एक हिंदू हूँ, तो हम एक बड़ी संख्या में उसमें सम्मिलित होते हैं। नेशनल लेवल पे कांवड़ यात्रा होती है, जबकि ये एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी थी। तो इसको रिलीजन का नाम ना दें, तुष्टीकरण का नाम ना दें। अब आप आ जाइए कोविड के इंक्रीज के ऊपर, तो मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ। पहली चीज ये है, लगभग 1-1.5-2 मिनट हो गया है। शुरुआत में आपकी इतनी बातचीत काफी है, आपके पास दोबारा लौटूंगा।